नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है आपके लिए एक और साइकोलॉजी की क्लास लेकर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है, कौन सा है सही कथन, कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है, विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, विकास में बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। तो देखिए विकास हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, मापा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। गुणात्मक, तो ये खाली मापा जा सकता है, ये तो हो जाएगा गलत। बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, तो कैसे लगाएंगे। एक छोटे बच्चे का अनुमान किस आधार पर आप लगा सकते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, किस तरीके का इसका व्यक्तित्व होगा, कैसा इसका विकास होगा। तो विकास का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, तो गलत हो जाएगा। विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, तो आंसर रहेगा बी। देखिए विकास के बहुआयाम होते हैं, एक शारीरिक, मानसिक आयाम, संवेगात्मक और सामाजिक। तो विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक होता है। विकास कैसा होता है, बहुदिशात्मक होता है, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसमें, लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। ऑप्शन में है संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन। तो देखिए लंबाई और वजन की पूछ रहे हैं, किसमें, ये किसमें होती है, शरीर में होती है, शरीर। तो क्या रहेगा, आंसर रहेगा बी। शरीर में कोई भी परिवर्तन हो उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, माप सकते हैं, वजन को तोल सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। और ये किस में माप सकते हैं, ये कौन सा होगा, मात्रात्मक परिवर्तन। ये कौन सा, नापने और तोलने वाला परिवर्तन, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। तो लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है संचय होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, या फिर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो देखिए विकास कैसा होता है, संचय होता है। विकास कैसा होता है, संचय होता है। एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन, एक व्यक्ति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी उसकी क्या है, विशेषताएं है, विशेषताएं, जो भी उसकी क्षमताएं है, क्षमताएं है, सभी क्या होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। और जो भी नवीन परिवर्तन होते हैं, नवीन परिवर्तन वो किस पर आधारित होते हैं, इन पुराने परिवर्तन, विशेषताओं, क्षमताओं, योग्यता पर आधारित होते हैं, क्या, नवीन परिवर्तन। तो विकास क्या होता है, संचय होता है। विकास क्या होता है, दिशात्मक होता है। विकास कैसा होता है, दिशात्मक होता है। एक बच्चे का विकास क्या, सर से लेके पैरों तरफ, पैरों की तरफ को होता है। तो विकास की दिशा क्या होती है, सर से लेकर पैर। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा, जो छोटा शिशु होता है, सबसे पहले किस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपने सर पर। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है 5-6 महीने का, तो वो अपने धड़ पर नियंत्रण कर लेता है और वो बैठना सीख जाता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा 9 से 10 महीने का होता है, तो वो क्या सीख जाता है, चलना सीख जाता है, घुटनों के बल चलना, फिर बाद में खड़े होकर और दौड़ के चलना सीख जाता है। तो विकास कैसा होता है,
दिशात्मक होता है, तो ये भी सही है। विकास कैसा होता है? विशिष्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल, विकास कैसा होता है? विशिष्ट होता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा, अगर आप उसको कोई चीज दोगे तो वो क्या होगा, हाथों को झपट्टा मारेगा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा अपनी हाथों पे, अपने उंगलियों पर नियंत्रण स्थापित करेगा और उसके बाद अपनी उंगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देगा। तो विकास कैसा होता है? विशिष्ट होता है। विकास अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास कैसा नहीं होता? अनियंत्रित नहीं होता। कैसा होता है? नियंत्रित होता है। विकास नियंत्रित होता है, क्योंकि विकास के क्या होते हैं? नियम होते हैं, कुछ निश्चित नियम निर्धारित होते हैं। इन्हीं नियमों पर क्या होता है? विकास आधारित होता है। तो विकास जो है अनियंत्रित नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक क्या बन गई? मौलिक अधिकार बन गई। 86वें संविधान संशोधन, या फिर 25वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, या फिर 22वें संविधान संशोधन। तो देखिए, ये जो 86वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। पहले हमारा जो एक अधिकार है, मूल अधिकार 21, इसमें एक खंड जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 21 ए, और इसके द्वारा क्या बना दी गई? शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देनी होगी? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किसके अनुसार? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार, 21A के अनुसार, अनुच्छेद 21A के अनुसार। तो आंसर रहेगा ए। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए, वृद्धि पूछी है, वृद्धि किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, या फिर नैतिक विकास से। तो देखिए, वृद्धि किस में होगी? शरीर में होगी। वृद्धि किस में होती है? शरीर में होती है। शरीर में जो भी वृद्धि होती है, लंबाई या फिर उसका वजन, जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। तो वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होगी? शारीरिक विकास से। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, डैश के अलावा, यहां पर खाली स्थान रहेगा डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? खेल। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं। कौन? बच्चे। तो देखिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, खेल के मैदान में क्या होते हैं? बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों का जो शारीरिक विकास है, बच्चों का शारीरिक विकास खेल के मैदान में सबसे अच्छे तरीके से होता है। कहाँ? खेल के मैदान में वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। जो भी इंद्रियां बच्चों की, आंख, नाक, कान, सब कुछ खुले रहते हैं। कहाँ? खेल के मैदान में। उनको क्या करता है? उत्तेजित करता है, सक्रिय कर देता है। ये भी सही रहेगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं। तो देखिए, खेल के मैदान में बच्चे नए नए कौशल हासिल करते हैं। वे नए नए कौशल को नई परिस्थितियों में कैसे मतलब उनको प्रयोग करें, वो सीखते हैं। तो ये भी सही रहेगा। समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो देखिए, ये इसके अनुसार ये सही नहीं है, समय बिताने का एक सुखद तरीका। तो आंसर हमारा रहेगा सी,
नहीं पूछा था, इसमें भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका किसके अलावा पूछा था, देखिए यहां पर पूछा था किस एक के अलावा, तो यहां पर इसके अलावा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो इसके अलावा बाकी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर रहेगा सी, मानव विकास है। तो देखिए मानव विकास क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ समय तक अमापनीय, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए विकास क्या होता है, विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, क्योंकि विकास के क्या है, विभिन्न क्षेत्र है। और कौन कौन से क्षेत्र है बात करें तो शारीरिक क्षेत्र, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। तो देखिए शरीर में जो भी विकास होता है, जो भी परिवर्तन आता है, उसको तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, मात्रात्मक हो गया। बाकी जो मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उस विकास को हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। तो ये किस प्रकार का हो गया, गुणात्मक हो गया। तो विकास कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी। तो आंसर रहेगा डी, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए मानव विकास के क्षेत्र पूछा है, कितने क्षेत्र है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो देखिए हम अभी पढ़ चुके हैं मानव विकास के क्षेत्र, और इनका क्रम याद कीजिएगा। सबसे पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। एक व्यक्ति का सबसे पहले क्या बनता है, बच्चे का शरीर बनता है, फिर उसका मस्तिष्क बनता है, फिर वो अपने संवेगों को स्थिर करता है, संवेगों का विकास होता है। उसके बाद वो समाज में के संपर्क में आता है और उसका सामाजिक विकास होता है। तो सबसे पहले रहेगा शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक। तो आंसर रहेगा ए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है गैसले, हरलोक, मेरेडिथ, या फिर डगलस और होलैंड। तो देखिए डगलस और होलैंड। तो देखिए विकास क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप क्या होती है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। किसके परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप। तो देखिए आंसर रहेगा हरलोक। हरलोक क्या कहते हैं कि विकास की विभिन्न चरण है और विभिन्न क्या है, अवस्थाएं है। और प्रत्येक चरण का, जैसे हम कहे शेषवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, 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 किशोर अवस्था। तो देखिए बालक का जो विकास होता है वो विभिन्न चरणों से होते हुए गुजरता है, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो इन अवस्थाओं में जो जो परिवर्तन होते हैं, उन दूसरों का, प्रत्येक अवस्था का दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो यह कथन किसका है, हरलोक का है। तो आंसर रहेगा बी। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का ये जो है अध्ययन करता है या अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए बाल विकास, विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है,
जटिल प्रक्रिया है। विभिन्न चरण है, चरणों की हम बात कर चुके हैं, विभिन्न चरण है, इसके चरणों की बात हम कर चुके हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया पर क्या है? बल दिया जाता है, किसमें? बाल विकास अध्ययन में। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। जी बिल्कुल, बालक का उसके वातावरण का बालक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, एक बालक के आसपास का परिवेश कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, और उस वातावरण में रहकर वो किस प्रकार के अनुभव ले रहा है, तो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में। तो ये भी सही रहेगा। बाल विकास में कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है? तो ये गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही। तो आंसर रहेगा डी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो देखिए, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन हमारे पास है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, वातावरण का बाल विकास पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, अभी हमने विभिन्न अवस्थाएं देखी है एक बालक के विकास की, कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो बाल विकास में क्या किया जाता है? बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। एक बालक के वातावरण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी किसमें अध्ययन किया जाता है? बाल विकास में। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जी सही, प्रत्येक बालक जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। तो क्या क्या भिन्नताएं और क्या क्या विशेषताएं अलग अलग है, सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में। तो देखिए, आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है? कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है? तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है, लेमार्क का सिद्धांत, हैरिसन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, या फिर मैकडूगल का सिद्धांत। तो देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। कोई व्यक्ति प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या लेता है? ढाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वो क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है, जीवित रहता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं ढाल पाता है अपने आप को प्रकृति के अनुसार, नहीं ढाल पाता है, तो उसका अस्तित्व नहीं ढाल पाता है, तो उसका अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता है, तो उसका अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाधिक उपयुक्त होते और जीवित रहते। तो यह सिद्धांत किसका है? डार्विन ने दिया था यह सिद्धांत। आंसर रहेगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन हमारे पास है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, विकास कार्य क्षमता और व्यवहारों को प्रकट करता है। तो देखिए, विकास क्या करता है? कार्य क्षमता और व्यवहारों को क्या करता है? प्रकट करता है। विकास मतलब परिवर्तन, किसमें? उसके व्यवहार में, उसके कार्यों में, उसकी क्षमताओं में। क्या? परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या करता है? कार्य क्षमताओं और व्यवहारों को प्रकट करता है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। बिल्कुल सही, वृद्धि किसका भाग है? विकास का। हमने क्या पढ़ा? विकास के चरण पढ़े, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये क्या है? विकास के क्षेत्र है। अब ये देखिए, शारीरिक जो शारीरिक क्षेत्र है, इसमें ही क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि किस में आएगी? वृद्धि किस में होती है? शरीर में होती है।
तो वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है, सही रहेगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास कैसी प्रक्रिया है? हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। कहां से लेकर? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी होते? बिल्कुल नहीं, विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी नहीं होते। विकास क्या है? सतत है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या होती है? सीमित समय तक चलती है। वृद्धि सीमित समय, निश्चित समय तक होती है। आपने देखा होगा 18 से लेके 20 आयु तक के बच्चों की जितनी हाइट जो है होनी होती है वो हो जाती है, इसके बाद जो है हाइट बढ़ना रुक जाता है। तो वृद्धि क्या है? एक सीमित समय तक ही होती है, जबकि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। तो आंसर रहेगा, पूछा था इसमें नहीं है, तो ये रहेगा ए। विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानार्थी नहीं होती है। क्यों नहीं होते? क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और वृद्धि निश्चित समय तक होती है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? किसकी? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो देखिए विकासीय विधि में हम क्या करते हैं? एक बच्चे का शारीरिक विकास देखते हैं कि उस बच्चे का शारीरिक विकास कैसा हुआ है, उस बच्चे की मानसिक विकास कैसा हुआ है, संवेगात्मक विकास कैसा है, संज्ञानात्मक विकास कैसा है, उसकी बुद्धि देखेंगे, बुद्धि, रुचि, उसके विचार, उसका स्वभाव, सभी कुछ किस में देख सकते हैं हम? किसके द्वारा? विकासीय विधि के द्वारा। एक बच्चे की जो है वृद्धि और विकास का अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? विकासीय विधि। तो आंसर रहेगा सी। विकास का अर्थ है, तो विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन हमारे पास है, परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप परिवर्तन, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला। तो देखिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।